नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है उसको प्रारंभ करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हमारा चैनल है शिक्षा सबको, इसको सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक करें। और हाँ, अगर आपको हमारे जो वीडियोस हैं नए वीडियोस के बारे में जानना है तो आप ये बेल आइकन दबाएं और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, आपको पता चलता रहे कि क्या अपडेट है, हमारे चैनल में कौन सा नया वीडियो आया है। साथ साथ मैं आपके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ जो कि है 7895860757। तो आप लोग अपना इस विषय से संबंधित या किसी और विषय से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग हमसे इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों से एक अनुरोध ये भी रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले, अपने परिचित, अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, भले ही वो हाई स्कूल में हो या इंटर में हो, उनके साथ हमारे इन वीडियोस को, हमारे चैनल को जरूर शेयर। हम लोग छठे मॉड्यूल पर हैं जिसका कि शीर्षक है व्यवसायिक वित्त और हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 17 जिसका शीर्षक है वित्तीय प्रबंध। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, ये जो आज हम बात करेंगे तीसरा भाग है इस पाठ का, ठीक है ना। तो ये तीसरा वीडियो है, हम इस पाठ को समाप्त कर देंगे। तो अब तक हमने क्या देखा कि वित्तीय प्रबंध में पूंजी की आवश्यकता के प्रकार कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से हमको स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की बात भी हम कर चुके हैं। फिर हम बात करने लगे थे पूंजी संरचना की, कि किस प्रकार से हमको जो व्यवसाय के लिए पूंजी चाहिए होती है उसमें हमको ऋण की और अंश पूंजी की, जो स्वामी की जो पूंजी है उसकी किस प्रकार से उसका अनुपात हमको तय करना पड़ता है। हमको ध्यान देना चाहिए कि हमको कितना ऋण लेना है और कितनी अपने पास से संपत्ति या पूंजी लगानी है। अगर हमारी कंपनी प्रॉफिट में नहीं है और हम अननेसेसरी लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो हमारा नुकसान बढ़ जाता है। वहीं उल्टा अगर इसका करें, अगर आपकी कंपनी फायदे में रहती है, काफी अच्छा फायदा कमा रही है, तो आपका फायदा बढ़ जाता है अगर आप लोन लेके काम करते हैं, ठीक है ना। बस शर्त ये होती है कि जो लोन की आप ब्याज की दर दे रहे हैं वो हमेशा जो आपको रिटर्न मिल रहा है, जो आपको पैसा मिल रहा है बिजनेस से, उसकी जो दर है वो लोन के जो ब्याज है उसकी दर से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब आप ब्याज जो दे रहे हैं, जो ब्याज चुका रहे हैं, उस दर से ज़्यादा दर से आपको पैसा कमाना है, ठीक है। तो पूंजी संरचना को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? संभावित आय, आपकी आय क्या हो सकती है जैसे मैंने अभी बताया, और उसकी स्थिरता, उसका स्थिर होना भी जरूरी है। फिर ऋण की लागत, व्यवसाय के प्रबंध का अधिकार, पूंजी बाजार की दशा, नियामक मानदंड, लचीलापन और निवेश के प्रति विनियोजकों की अभिवृत्ति, मतलब इंटरेस्ट, जो इच्छा, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उनकी इच्छा कैसी है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संभावित आय और उसकी स्थिरता की। तो जैसे मैंने आपसे पहले बात करी, अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, बिजनेस से प्रॉफिट मिल रहा है और आपको संभावना है कि भविष्य में भी आपको अच्छी आय होगी, तो ये अच्छा रहेगा कि आप ऋण लें, ठीक है ना। और साथ साथ यहाँ पर एक कंडीशन आती है स्थिरता की भी। तो ये जो इनकम है ये कांस्टेंट होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साल में आपको अच्छी इनकम हो गई, दूसरे साल में उतनी अच्छी इनकम नहीं हो पाई, ठीक है ना। तो कंपनी में निवेश किए जाने वाले धन से संभावित प्राप्त आय पर्याप्त ऊंची दर की होनी चाहिए, तो ऋण का उपयोग करना उचित होता है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। यही नहीं बल्कि इस उद्देश्य से आय की जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, उसको भी ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि यदि एक फर्म ऐसे व्यावसायिक कार्य में लगी है जिसमें विक्रय एवं लाभ की मात्रा में काफी अस्थिरता है, कभी तो आपकी बहुत अच्छी बिक्री हो जा रही है, कभी हो ही नहीं रही है, आपको लाभ कई बार हो जा रहा है, कई बार नहीं हो रहा है, तो ऋण का ऊंचा अनुपात में प्रयोग करना जोखिमपूर्ण होता है। क्यों जोखिमपूर्ण होता है? ऋण ज्यादा सही क्यों नहीं होता है कई बार जब आप लॉस में रहते हैं? तो वो मैं आपको पिछली बार एक उदाहरण से समझा चुका हूँ। अगली बात आती है ऋण की लागत की। तो अगर ऋण की लागत ज्यादा है, ठीक है ना, अगर ऋण महंगा है
आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है मार्केट में, तो आपको ऋण लेने से बचना चाहिए। हमेशा आपको ऐसे स्रोत की तलाश करनी चाहिए पूंजी के जिसकी की लागत कम हो। ठीक है, तो यदि निवेशित पूंजी पर संभावित आय की दर से संग्रहित ऋण पर ब्याज की दर कम है तो कंपनी के लिए ऋण पर निर्भर करना अधिक लाभप्रद है। जो मैंने आपको बताया कि जो ऋण की ब्याज की दर है वो कम होनी चाहिए आपकी आय की दर से। ठीक है ना, अगर इसके उल्टा है तो फिर आपको फायदा नहीं है लोन लेके। अगली बात आती है व्यवसाय के प्रबंध के अधिकार की। तो जब आप ऋण लेते हैं, ठीक है ना, ऋण लेते हैं या डिबेंचर यानी कि ऋण पत्र इश्यू करते हैं, तो जो ऋण पत्रधारी होते हैं या जो लोन जिन्होंने आपको दिया है, ऋण देने वाले हैं, उन लोगों का आपके मैनेजमेंट पर कोई अधिकार नहीं होता है। वो आपके स्वामित्व में उनका कोई हिस्सेदारी नहीं होती है, इसलिए वो आपके प्रबंध के जो तरीका है उसको ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं और आपका जो व्यवसाय है उस पर प्रबंध पूरा बना रहता है। ठीक है ना, तो ऋण पत्र धारक और पूर्वाधिकार अंशधारक को कंपनी की प्रबंध व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार का अधिकार किसको प्राप्त होता है? केवल जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, क्षमता अंशधारी होते हैं, उनको ही प्राप्त होता है और उनको साथ साथ वोटिंग राइट्स भी मिले होते हैं। ठीक है ना, तो उनके पास वोटिंग राइट्स भी हैं और साथ साथ उनको प्रबंध व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार भी है। तो समता एवं ऋण के अनुपात को निर्धारित करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि समता अंश के द्वारा पूंजी का निर्माण करने का व्यवसाय के नियंत्रण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आप इक्विटी से पैसा तो जुटा लें लेकिन आपका जो मैनेजमेंट है उस पर पकड़ ढीली हो जाए, उस पर जो आपका कंट्रोल है वो कम हो जाए। क्यों? क्योंकि आपकी जो ज्यादा इक्विटी है वो दूसरों के पास चली जाए। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगली बात आती है पूंजी बाजार की मांग की। इसका मतलब है पूंजी बाजार की दशा की। इसका मतलब है कि पूंजी बाजार में जो पूंजी बाजार की कंडीशन है वो कैसी है। तो पूंजी बाजार की जो दशा है वो भी पूंजी संरचना के निर्णय को बहुत प्रभावित करती है। अगर पूंजी बाजार ठीक है, ठीक है ना, तो सही है, वहां सर आप आराम से पूंजी की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन उस समय जबकि पूंजी बाजार में मंदी का दौर चल रहा है और निवेशक अंशों में अपना धन नहीं लगाना चाहते हैं, तो क्या होगा? तब ऐसी स्थिति में आपको ऋण पर निर्भर रहना अधिक अच्छा है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आपको उस समय निवेशक आपके अंशों के अनुपात में अच्छा धन आपको नहीं देंगे। ठीक है, तो या फिर आप ऐसा करें, जब तक कि बाजार की दशा अनुकूल नहीं हो तब तक अंश द्वारा पूंजी जुटाने का निर्णय टाल दें। या तो आप ऋण पर निर्भर रहें, ठीक है ना, या फिर क्या करें, जब तक बाजार की दशा सही नहीं हो जाए, बाजार दोबारा से बाउंस बैक ना करे, ऊपर की ओर न जाने लगे, तब तक आप जो अंशों द्वारा पूंजी शेयर्स के माध्यम से पूंजी जुटाने का जो निर्णय है उसको टालना उचित रहता है। अगली बात आती है नियामक मानदंड की। तो जब पूंजी संरचना के संबंध में हम निर्णय लेते हैं, कितना डेट रखना है, कितनी इक्विटी रखनी है, तो उसके संबंध में निर्णय लेते समय वैधानिक प्रतिबंध जैसे ऋण क्षमता अनुपात, मतलब आपका डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, उसकी भी एक लिमिट होती है। ठीक है ना, अगर उसकी लिमिट सरकार ने कुछ तय कर रखी है तो उसको भी आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। वर्तमान समय में अधिकांश मामलों में ये 2:1 है। 2:1 का अनुपात है, मतलब आप अगर 3 पार्ट के आपको पैसा जुटाना है तो उसमें से 2 पार्ट आप ऋण से ले सकते हैं, 1 पार्ट आपको अपने पास यानी कि अंश पूंजी यानी कि क्षमता से जुटाना पड़ेगा, बाकी 2 पार्ट आप ऋण से जुटा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये नियम स्पष्ट करता है कि ऋण की मात्रा समता से 2 गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर क्षमता 1 है तो ऋण 2 हो सकता है, मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं होगा। किंतु आर्थिक वातावरण में परिवर्तन के साथ एक उद्योग से दूसरे उद्योग में ये सीमा परिवर्तित होती रहती है। सरकार इसमें कई बार रिलैक्सेशन भी करती है और कई बार कंडीशंस को और कठिन भी कर देती है। अब बात आती है लचीलेपन की। तो जो नियोजित आपकी जो पूंजी संरचना है, जो आप बनाएंगे, जितना भी डेट लेंगे, जितना भी इक्विटी लेंगे, वो जो संरचना होती है वो आपकी लचीली होनी चाहिए। लचीले होने का मतलब ये है कि आप बिना किसी कठिनाई के अतिरिक्त कोष एकत्रित कर सकें। जब भी आपको आवश्यकता पड़े तो आप आसानी से पैसा जुटा सकें। तो कंपनी ऋण तथा समता के माध्यम से जब कभी आवश्यकता हो अतिरिक्त कोष जुटाने में समर्थ हो। तो आपके अंदर आपकी जो संरचना है, पूंजी संरचना है, उसमें लचीलापन होना आवश्यक हो। ठीक है ना, ताकि जैसी भी स्थिति हो उसके हिसाब से आप समता या फिर ऋण अपने आप जुटा सकें। तो निवेश के प्रति विनियोजकों की अभिवृत्ति।
तो पूंजी संरचना का नियोजन करते समय इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि सभी निवेशक निवेश के प्रति समान अभिवृत्ति नहीं रखते हैं। मतलब सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट के प्रति एक जैसा नजरिया नहीं रखते हैं। कुछ लोग ऋण के माध्यम से, ऋण पत्रों के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं ताकि उनकी सिक्योरिटी रहे, और कुछ लोग समता अंश पूंजी के माध्यम से, ताकि उनको अधिक से अधिक रिटर्न प्राप्त हो सके, प्रतिफल प्राप्त हो सके। आपको पता है जो ऋण वाले माध्यम होता है उसमें जो आपका प्रतिफल है वो फिक्स्ड है कि इतना आपको मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन उसमें ज़्यादा आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। उसमें आपका रिस्क तो कम है लेकिन आपका रिटर्न भी कम ही होता है, प्रतिफल भी कम होता है क्योंकि जोखिम भी कम है। लेकिन जब आप अंश पूंजी के माध्यम से निवेश करते हैं तो आपका रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिटर्न भी ज़्यादा होता है, मतलब जोखिम भी ज़्यादा होता है और प्रतिफल भी ज़्यादा होता है। तो बहुत कुछ लोग, जो कुछ इन्वेस्टर्स हैं, बहुत अधिक रूढ़िवादी होते हैं और वे अपने धन की वापसी की सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए वो हमेशा अधिकतर ऋण के माध्यम से ही, ऋण पत्रों के माध्यम से विनियोजन करते हैं। तो ऐसे निवेशकों के लिए ऋण पत्रों में विनियोजन करना अधिक उपयुक्त होता है। और कुछ लोग इसके उल्टे ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की अपनी ग्रोथ चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो समता अंश पूंजी में करते हैं, ठीक है ना, समता अंश पूंजी के माध्यम से निवेश करते हैं। अब बात आती है, एक टर्म आती है कि उचित अंश पूंजी, उचित पूंजी संरचना। तो सही पूंजी संरचना क्या होती है? तो सही पूंजी संरचना हम उसको कहेंगे जिसमें निहित जोखिम की उचित सीमा में रहकर, मतलब जोखिम आपका जो आपने तय किया था उसी सीमा में रहकर आप उत्तोलक प्रभाव, जिसको कि लीवरेज इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें कि हम देख रहे थे कि ऋण बढ़ाने से किस प्रकार से आपका रिटर्न प्रतिफल बढ़ जाता है, उसका उपयोग कर समता अंशों पर अधिकतम आय प्राप्त कर सके, ठीक है ना। तो उचित पूंजी संरचना वो होगी, साथ साथ वो भी उचित पूंजी संरचना होगी जिसमें विभिन्न प्रकार की जो प्रतिभूतियां आप जुटाते हैं उनका न्यायोचित मिश्रण हो, उनका मिश्रण ठीक ढंग से हो, सही प्रकार का हो, उसका उपयोग करके आप सभी प्रकार के निवेशकों को आकर्षित करें। साथ साथ व्यावसायिक अवस्था में परिवर्तन के साथ वित्तीय कोष में वृद्धि अथवा कमी को करने हेतु पूंजी संरचना में लचीलापन लाया जा सके। ये बार बार हम बात कर रहे हैं, पूंजी संरचना में लचीलापन होना चाहिए, मतलब आपको फिक्स्ड ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि इतना ऋण ही लेना है और इतना आपको ऋण नहीं लेना है, या इतना आपको समता अंश पूंजी से नहीं करना है। आपको अपने ऑप्शंस फ्लेक्सिबल रखने चाहिए, ठीक है ना। कंपनी के मामलों में वर्तमान अंशधारियों के नियंत्रण में कमी का जोखिम कम हो, ठीक है ना, मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका जो कंट्रोल है ऐसा ना हो कि वो कम हो जाए, ठीक है ना, उसका जोखिम भी आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर जो वैधानिक प्रतिबंध हैं, जो सरकार के नियम हैं, सरकार के कानून हैं, और जो पूंजी बाजार की स्थिति है, जो उसकी दशा है, उसको भी ध्यान में रखा जाए, ठीक है ना, सही प्रकार से, तभी वो उचित पूंजी संरचना कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि उचित पूंजी संरचना वो है जो वित्तीय कोष प्राप्त करने की लागत को कम कर सके, उसको घटा सके, कि कम से कम रेट पर आप पैसा जुटा सकें और अंशधारकों को अधिकतम आय प्राप्त करा सके। वित्तीय व्यवस्था की शब्दावली में इस प्रकार की पूंजी संरचना को अनुकूलतम पूंजी संरचना कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई कि उचित पूंजी संरचना क्या होती है। अब हम बात करेंगे एक बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसको कि लाभांश कहते हैं, डिविडेंड, ठीक है। तो प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त लाभ या हानि का निर्धारण किया जाता है। आपको पता है सब लोग अपनी प्रॉफिट और लॉस का एक एस्टिमेट करते हैं, उसका निर्धारण करते हैं, उसको फिक्स करते हैं और उसके स्वामियों में जो पैसा है उसको वितरित करते हैं, जो भी लाभ मिलता है, ठीक है ना। एकल स्वामित्व वाले उपक्रमों की दशा में जो ऐसे बिजनेस होते हैं जिनका कि मालिक एकल स्वामित्व में होता है, जिसको एक ही स्वामी होता है, उनके उपक्रमों की दशा में लाभ अथवा हानि की पूरी राशि को उनकी पूंजी में जोड़ दिया जाता है। जो उसका स्वामी होता है उसकी राशि में जो भी लाभ या हानि है उसको जोड़ देते हैं, और जो कुछ रकम उसके द्वारा वर्ष में निकाली जाती है उसे आहरण कहते हैं, और जो रकम जो ओनर है उसने निकाली होती है उसको आहरण कहा जाता है, ठीक है ना, विड्रॉल कहा जाता है। इस आहरण की रकम को पूंजी में से घटा दिया जाता है। तो जो पैसा उसने साल में निकाला है उसको तो आप उसकी पूंजी में से घटा देंगे, और जो लाभ या हानि हुई है उसको उसकी पूंजी में जोड़ देंगे।
यही चीज आप लगभग लगभग साझेदारी की स्थिति में करेंगे। उस साझेदारी की स्थिति में लाभ या हानि को साझेदारों के मध्य उनके लाभ हानि विभाजन के अनुपात में वितरित कर दिया जाता है और उनकी पूंजी में जोड़ दिया जाता है, और वो जो भी रकम साझेदारों ने निकाली होती है वर्ष के मध्य में, उसको उनकी पूंजी में से घटा दिया जाता है, जिसको कि आहरण कहते हैं। ठीक है ना, विड्रॉल कहते हैं। अगली बात आती है कि जो संयुक्त पूंजी कंपनियां होती हैं, जो कंपनियां होती हैं, कंपनी की स्थिति में इस हेतु कुछ भिन्न तरीके का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशंस करते हैं, मतलब परिचालन लाभ की गणना की जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो परिचालन लाभ होता है उसको ब्याज और कर के पूर्व का लाभ यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं, पीबीआईटी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमको ब्याज और कर के पूर्व का लाभ मिला है उसमें से हम सबसे पहले क्या घटा देंगे, ब्याज घटा देंगे। तो पीबीआईटी में से हम घटा देंगे ऋण का ब्याज, तो हमको मिल जाएगा कर के पूर्व का लाभ यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसमें से हमने क्या निकाल दिया, इसमें से आई निकल गया, ये आई निकल गया। इसमें से हम ब्याज जब घटाया, ऋण का जो इंटरेस्ट है, जो हमको इंटरेस्ट पे करना है वो हमने घटा दिया, तो हमको क्या मिल गया, कर के पूर्व का लाभ मिल गया यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया। अब ये हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है इसमें से भी हम क्या निकाल देंगे, टैक्स निकाल देंगे। जो भी हम निर्धारित कर है जो कि सरकार हम पर लगाती है, इनकम टैक्स होता है, उसको हम निकाल देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कर अदा करने के पश्चात का लाभ, जिसको बोलते हैं पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हम जो डिविडेंड निकालते हैं, डिविडेंड जो हमको बांटना होता है, वो सब हम किस में से बांटते हैं, पैट में से बांटते हैं। ठीक है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात से ही बांटा जाता है। तो कंपनी के द्वारा अर्जित किया हुआ संपूर्ण लाभ, जो भी ये लाभ है, पैट है, वो व्यवहार में वित्तीय बुद्धिमत्ता का पालन करते हुए अंशधारियों को नहीं बांटा जाता है। जरूरी नहीं कि जितना फायदा, जितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपकी कंपनी को हो, आप वो सारा का सारा शेयर होल्डर्स में बांट दें, ऐसा आप नहीं करेंगे। ठीक है ना, आप वित्तीय बुद्धिमत्ता का उपयोग करेंगे, जो आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है उसका उपयोग करेंगे, और आप कुछ हिस्से को रोक कर रखेंगे। ठीक है ना, तो इस लाभ का पर्याप्त भाग कंपनी की भावी यानी कि भविष्य की जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए रोक लिया जाता है। ठीक है ना, इसी रोकी गई आय को संचित आय यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। ठीक है ना, काफी आगे आपको चीजें काम में आएंगी ये। तो लाभ की जो रकम अंशधारियों में वितरित की जाती है, जो एक मतलब आपने जो आपको लाभ हुआ उसमें से एक हिस्सा तो आपने बचा के रख लिया, और जो बाकी का हिस्सा है जो आप जो बांट सकते हैं आप अंशधारियों में, उसको बोलते हैं लाभांश। तो लाभ की जो रकम अंशधारियों में वितरित की जाती है उसको लाभ का अंश या लाभ अंश कहते हैं, लाभांश। पूर्वाधिकार अंशधारियों में वितरित की जाती है, जो लाभांश, जो लाभ का वो हिस्सा जो कि पूर्वाधिकार यानी कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के बीच में वितरित किया जाता है, उसे पूर्वाधिकार लाभांश कहते हैं। ठीक है ना, प्रिफरेंशियल डिविडेंड बोलते हैं, और जो समता यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स में वितरित किया जाता है उसको इक्विटी डिविडेंड या समता लाभांश कहते हैं। ठीक है ना, अब बात आती है कि जो लाभांश है, जो कंपनी है, वो वित्तीय बुद्धिमत्ता का उपयोग कैसे करती है, कैसे डिसाइड करती है कि कितना पैसा रोक के रखना है, रिटेन्ड अर्निंग्स में रखना है, और कितना डिविडेंड के रूप में बांट देना है शेयर होल्डर्स के बीच। तो उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक कौन कौन से हैं, कंपनी की वित्तीय आवश्यकता, नकद कोष की आवश्यकता, पूंजी बाजार में पहुंच, अंशधारियों की अपेक्षाएं, कर नीति और विनियोग के अवसर एवं विकास की संभावना, और सबसे लास्ट है वैधानिक प्रतिबद्धता। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात आती है कंपनी की वित्तीय आवश्यकता। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि कंपनी को भविष्य में कितने पैसे की आवश्यकता हो सकती है, और वो पैसा आप कहां कहां से जुटा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको जो पैसा जुटाने में ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है, ज़्यादा लागत आ सकती है, तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है उसको रोक कर रखें और कम लाभांश बांटें। एक कंपनी द्वारा वितरित किए जाने वाले लाभांश की रकम का निर्णय करते समय प्रबंधक को व्यवसाय के सामान्य विकास के लिए उसकी नेचुरल ग्रोथ होनी है, जो जनरल ग्रोथ होनी है, उसकी वित्तीय आवश्यकताओं, विस्तारण प्रक्रिया, जो कितना विस्तार आप करना चाह रहे हैं अपनी कंपनी का, कितना बढ़ाना चाह रहे हैं काम को अपने, दीर्घकालीन ऋण के भुगतान, कितना आपको ऋण का भुगतान करना है, आदि को ध्यान में रखना आपको चाहिए। ये सारी चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं जिनकी कि आपको ध्यान रखना आवश्यक है। तो कंपनी को दीर्घकालीन ऋण शोधन क्षमता एवं आकस्मिक व्यय के भुगतान हेतु लाभ का एक हिस्सा रोक लेना चाहिए। ठीक है ना,
तो ऐसे, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन में कई बार ऐसा होता है, अगर आपकी कंपनी को सही प्रॉफिट नहीं हुआ अगली बार, तो आप कम से कम अपनी रिटेन अर्निंग से उसके जो ब्याज है उसका पेमेंट तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि ऐसा कोई इमरजेंसी वाले खर्चे हैं, आकस्मिक ऐसे खर्चे कोई हैं, या जो लोन का जो आपको रीपेमेंट करना है, इंटरेस्ट देना है, उसके लिए आपको पैसे को रोकना ज़रूरी होता है। अगली बात आती है नकद कोष की आवश्यकता। अब यहाँ डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी को कितने पैसे की, कितने नकद पैसे की ज़रूरत पड़ती है। लाभांश के भुगतान में रोकड़ का बाह्य प्रवाह होता है, मतलब जो पैसा है, रोकड़ है, वो आपकी कंपनी से बाहर की ओर जाता है, अंशधारियों के पास जाता है। तो कैसा फ्लो है? आउटवर्ड फ्लो है, बाह्य प्रवाह है। तो एक समय ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि एक कंपनी को लाभ तो अधिक हुआ हो, लेकिन उसके पास नकद राशि कम हो, आपके पास पैसा कम हो। ऐसी परिस्थिति में वो लाभांश की ऊंची दर घोषित नहीं कर सकते। लाभांश की दर का निर्णय लेने के पूर्व सभी देय, व्यय एवं ऋण के भुगतान हेतु नकद कोष की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको पहले ही देख लेना चाहिए कि आपको कितने कैश की जरूरत पड़ सकती है। अगली बात आती है पूंजी बाजार में पहुंच की। तो एक कंपनी अपनी लाभदायकता के स्तर और समय अनुसार ऋण भुगतान की क्षमता के कारण पूंजी बाजार में पहुंच की अच्छी क्षमता रखती है। मतलब अगर एक कंपनी ऐसी है जिसका कि पिछले सालों का इंटरेस्ट, वो मतलब जो ऋण है उसका भुगतान भी सही तरीके से करती है, और साथ साथ अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड देती है, अच्छा लाभांश देती है, तो क्या होगा, उस कंपनी की प्रसिद्धि काफी हो जाएगी बाजार में, और उसको आसानी से पूंजी मिल पाएगी। मतलब उसकी पूंजी बाजार में पहुंच बढ़ जाएगी, अच्छी क्षमता हो जाएगी उसकी, ठीक है ना। तो यह पूंजी बाजार के द्वारा अंशों और ऋण पत्रों को निर्गमित करके सफलतापूर्वक वित्त कोष एकत्रित कर सकती है। ऐसी कंपनी आसानी से पैसा इकट्ठा कर सकती है, और इस प्रकार वह उच्च दर पर लाभांश का भुगतान भी कर सकती है। यदि पूंजी बाजार की अवस्था प्रतिकूल है, मतलब पूंजी बाजार में काफ़ी गोलमाल है, काफ़ी बाजार डाउन जा रहा है, तो अधिकांश कंपनियां लाभांश घोषित करने में रूढ़िवादी नीति अपनाती हैं, मतलब लाभांश को बचा कर रखती हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिखता है कि पूंजी बाजार की व्यवस्था खराब है, अवस्था खराब है, तो हो सकता है उनके लिए पूंजी का जुगाड़ना, पूंजी को जुटाना आसान ना हो, ठीक है ना। तो इस समय में कंपनियां लाभांश को घोषित करने में रूढ़िवादी नीति अपनाती हैं, मतलब पैसा कम खर्च करना चाहती हैं। अंशधारियों की अपेक्षाएं। अब जो शेयर होल्डर्स हैं वो तो चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको डिविडेंड दे दें, ठीक है ना। तो समता अंशधारी जो होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ऊंचे दर पर लाभांश घोषित किए जाने की अपेक्षा अपनी पूंजी के मूल्य में वृद्धि चाहते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो ये भी हो सकता है वो ये चाहते हों कि वो उनकी पूंजी का जो मूल्य है उसमें वृद्धि हो। होता क्या है कि जब आपका जो शेयर का जो प्राइस रहता है उसमें से आप जितना डिविडेंड दे देते हैं, उतने प्राइस से आपका जो उतने पैसे से आपके शेयर की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, जितना डिविडेंड आप देते जाते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं, वो ऊंचे दर पर आप लाभांश घोषित करें, इसकी बजाय वो चाहते हैं कि उनके शेयर का प्राइस बढ़े। किंतु कुछ अंशधारी ऐसे भी अंशधारी हो सकते हैं, जैसे अवकाश प्राप्त व्यक्ति अथवा कर्मचारी आय के नियमित स्रोत के रूप में लाभांश की मात्रा अधिक चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई उनको हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड मिलता रहे, ताकि उनके एक नियमित आय के रूप में उसको वो उपयोग में लाते रहें, ठीक है ना। कुछ जो कंपनियां हैं वो अधिक लाभांश होने पर भी कम दर से अथवा ना देकर इस वर्ग की उपेक्षा नहीं कर सकती। तो कंपनियां ना इस वर्ग को उपेक्षित कर सकती हैं और ना इस वर्ग को उपेक्षित कर सकती। तो उनको हर प्रकार के शेयर होल्डर को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है ना, जब वो डिविडेंड की घोषणा करते हैं। तो इसलिए लाभांश का उचित भुगतान सर्वदा उत्तम माना जाता है। तो उचित प्रकार का भुगतान, मतलब सही अमाउंट में जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिविडेंड का, वो हमेशा परफेक्ट माना जाता है। अब बात आती है इनकम टैक्स या टैक्स की जो पॉलिसी है। तो हमारे देश में लाभांश पर कर का भुगतान अंशधारियों द्वारा किया जाता है। ये पहले की बात है जब डिविडेंड पर जो टैक्स होता था वो शेयर होल्डर्स द्वारा दिया जाता था, ठीक है ना। अतः कंपनी सामान्यतः लाभांश के रूप में कम राशि घोषित करती थी, ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको टैक्स कम से कम पड़े, और अंशधारियों को समय समय पर बोनस अंश घोषित करती रहती थी, ठीक है ना। एक तरीका बोनस अंश देने का भी है। तो वो लोग बोनस अंश देते थे और डिविडेंड कम देते थे। बोनस अंश पर टैक्स नहीं होता था, जबकि उनका विक्रय जब बोनस अंश पर तब तक टैक्स नहीं लगता था जब तक कि आप उसको बेचने न जाओ,
ठीक है ना। तो बोनस शेयर को जारी करना वो पहले सही मानते थे, लेकिन अब जो है वो अंशधारियों को प्राप्त लाभांश कर योग्य नहीं होता है। अतः लाभ और जो मतलब इसलिए क्या है, अब कंपनियों के लिए कोई फायदा नहीं रह गया कि वो बोनस वाला अंश घोषित करें। उनके लिए फायदा यही है कि वो लाभांश जारी कर दें, क्योंकि लाभांश पर अब अंशधारियों को पैसा टैक्स नहीं देना पड़ता है। जो लाभांश है, लाभ का जो वितरित किया गया जो भाग है, जो लाभांश है, उस पर 12.5% यानी कि 12.5% का अतिरिक्त कर कौन देती है? कंपनी देती है, जो लाभांश दे रही होती है। ठीक है ना, इसमें अंशधारियों को नहीं देना पड़ता टैक्स। अब है विनियोग के अवसर और विकास की संभावना। अगर आपकी कंपनी के सामने विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट के कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं और उसको लगता है कि वो कंपनी आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है, विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो वो कंपनी आपको डिविडेंड कम से कम देती है। ठीक है ना, कम से कम डिविडेंड जारी करती है। जब एक कंपनी के पास पर्याप्त लाभदायकता का अवसर एवं विकास की संभावना होती है तो वो अधिक लाभ रोक लेती है और कम लाभांश घोषित कर सकती है, जिससे वह अंशधारियों को दीर्घकाल तक सेवा कर सके। किंतु अगर इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज नहीं है, विकास की भी कोई संभावना नहीं है, तो ऐसा ना होने पर कंपनी ऊंची दर से लाभांश वितरित करना पसंद करती है और रोकड़ को निरुद्देश्य अपने पास रखने से बचती है। मतलब पैसे को बिना बात के अपने पास रखने से बचती है। बिना किसी उद्देश्य के पैसा रखना किसी कंपनी को पसंद नहीं होता है। अगली बात आती है वैधानिक प्रतिबद्धता की। मतलब ऐसे कई बार कानून हो सकते हैं जिसमें कि सरकार ये बताए कि किस प्रकार से आपको डिविडेंड देना है। तो कभी कभी सरकार लाभांश घोषित करने की सीमा निर्धारित कर देती है कि भैया आप इस सीमा तक ही लाभांश दे सकते हैं, इससे ऊपर का डिविडेंड आप नहीं दे सकते। तो लाभांश के भुगतान करने का निश्चय करते समय इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। ऐसा ना हो कि आप जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, सरकार के दिशा निर्देश हैं, उनकी अवहेलना कर दें। तो ये भी आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके साथ ही दीर्घकालीन कोष प्रदान करने वाले निवेशक अनुबंध के आधार पर लाभांश भुगतान पर कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो कई बार जो आपको लंबी अवधि के लिए पैसा दे रहे हैं, हो सकता है उनके साथ आपके कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रहें, कुछ ऐसे एग्रीमेंट रहें जिसके की आधार पर वो ये आप पर रेस्ट्रिक्शन लगा दें, ये पाबंदी लगा दें कि भाई आप इतने से ज़्यादा डिविडेंड नहीं देंगे। ठीक है ना, ये एक कंडीशन भी हो सकती है। जब आप फाइनेंस ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो उस समय जो वो निवेशक हैं वो आपके ऊपर ये कंडीशन लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा वित्तीय प्रबंध वाला ये चैप्टर है यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, तो आप लोग हमारे जो नंबर्स हैं वो नोट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे इन नंबरों पर मैसेज करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी पूछना हो। ठीक है ना, और आप लोगों से एक बार वही अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके साथ हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।